हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। और उसके बाद जो है उससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो है कुछ जो प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेट लॉ इक्वेशन, है ना। तो रेट लॉ इक्वेशन बताने से पहले जो है हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे एक टर्म, है ना, लॉ पढ़ा गया था। वो लॉ था क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो कोई भी रिएक्शन जब होता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो पावर, ये जो कोफिशिएंट लगा हुआ है इसके पावर में लिखा था, और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये होता है क्या, इसके पावर में लिखा था, ठीक। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है के, है ना। तो ये क्या इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेट लॉ, इसको बोला जाता है क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant and each concentration term has power which is equal to the coefficient of the reactant। तो reactant में जो coefficient लगा रहता है वो पावर में चला जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेट लॉ, इसको बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी बोलते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी जो है जो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं, है ना। अब जो हम लोग देखेंगे क्या, रेट लॉ इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है क्या, रेट लॉ इक्वेशन, है ना। रेट लॉ इक्वेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस है ना, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। रेट लॉ क्या होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मान ले कि कोई रिएक्टेंट है ना, ए और क्या बी ना, इसका कोफिशिएंट ए है, ये बी है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो होता है क्या, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इसमें भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। मगर इसका जो पावर होता है ना, ये पावर इस कोफिशिएंट जो यहाँ पे कोफिशिएंट लगा हुआ है उसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे पावर दिखा रहे हैं क्या, अल्फा पे। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये क्या लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते क्या लगा, कांस्टेंट लगा के, है ना। और ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेट लॉ इक्वेशन, है ना। तो रेट लॉ इक्वेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस क्या है, तो रेट लॉ इक्वेशन जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा जो हम लोग बताते हैं, है ना, ये अल्फा और बीटा जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। जबकि वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो ये पावर में जो लगा रहता है वो कोफिशिएंट जो लगा रहेगा वही उसका क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। तो ये डिफरेंस है ना, तो ये जो डिटरमाइन किया जाता है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो अब रेट लॉ इक्वेशन में ये क्या हो गया, रेट लॉ इक्वेशन में रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ reactant, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज सम पावर, है ना, विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये जो पावर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है, ठीक है। और देखिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हम निकाले, के ए टू दी पावर अल्फा और ये बी टू दी पावर बीटा, है ना। मान लीजिए अल्फा और बीटा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, रेट लॉ इक्वेशन, है ना। के क्या है, के को हम लोग बोलते हैं क्या, रेट कांस्टेंट, इसको जो है रेट कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक।
अभी जो रेट कांस्टेंट होता है ना, अब इस रेट कांस्टेंट को हमको डिफाइन करना है, तो इसके साथ जो लगा हुआ टर्म है ना क्या है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है, इसको हम कितना लेंगे, तो 1 लेंगे ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम लोग क्या ले लिए, 1 ले लिए है ना। देन जब इसको हम 1 लेते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के हो जाता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। 10 रेट कांस्टेंट, अगर हमको रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट may be defined as rate of reaction. Rate constant may be defined as rate of reaction when each concentration of reactant is taken as unit है ना। Rate of reaction may be defined as rate constant may be defined as rate of reaction when each concentration of reactant is taken as unity है ना। तो रेट जब भी किसी कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करना रहता है तो उससे लगा जितना भी टर्म होता है उसको हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 लिए है ना। जब हम यूनिटी लेंगे तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट जो हो गया उसको बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट may be defined as rate of reaction when each concentration term is taken as unity। ठीक है। अब जो है ये जो रेट कांस्टेंट है, हमको रेट कांस्टेंट के बारे में जानना जरूरी है। इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेट कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डिपेंड्स, रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड्स करता है किस पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा है ना, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली मेजर क्या करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को है ना। अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है तो उस रिएक्शंस का जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होता है ना। तो रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे है ना। तो लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि रेट कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक। सेकेंड है क्या कि रेट कांस्टेंट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए है ना, रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम या कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहता है। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जैसे मान लें कि हम लिए क्या N2+O2 क्या बना, 2NO बना है ना। एक ये रिएक्शन हो गया है ना। आई के लिए N2+3H2 ये बना क्या, NH3 बना। ये दो अलग अलग रिएक्शन है ना।
तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा, इसके लिए भी रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा, वो दोनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये क्या है, पार्टिकुलर रिएक्शन मतलब कि इसके लिए है ना, हम इस रिएक्शन को हम ले रहे हैं ना, इस रिएक्शन को ले रहे हैं, तो कोई भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है ना, किस पे, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तब, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए अगर कुछ भी वैल्यू है ना, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। इसके लिए जो भी वैल्यू होगा वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा। किस पे, तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। मगर अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, है ना, किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, है ना, इफ टेम्परेचर चेंज for a particular reaction, the value of rate constant क्या होता है, चेंज, तो उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। फोर्थ है क्या, कि रेट कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। तो द वैल्यू ऑफ के डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर हम किसी भी रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन का अमाउंट को चेंज कर दें, तो कभी कंसंट्रेशन ज़्यादा लिए कम लिए, तो उससे जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो जो है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट आता है ना। मीनिंग होता है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ reaction the value of rate constant for different order of reaction, the value of the unit of rate constant will be different, है ना। तो उसका अगर हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते हैं, है ना, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये जो है सभी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उसका यूनिट क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या, कि जितना भी रिएक्शन होता है उसको अलग अलग ऑर्डर में बांटा गया है, तो उस ऑर्डर को हम लोग बाद में जो स्टडी करेंगे ना। तो ये क्या 5 पॉइंट्स है जो है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करता है ना। अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक। नेक्स्ट है क्या, कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर मतलब कोई अलग अलग रिएक्शन ले रहा है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, मगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ना वो हमेशा ही रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, है ना। कब, जब टेम्परेचर सेम हो, है ना। मगर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट है क्या, कि रेट कांस्टेंट जो है क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग लिखे क्या, हम लोग देखेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग ने पढ़ा क्या, कि जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ये प्रोडक्ट बना हुआ है ना। तो क्या होता है, ए ये हो गया बी, और इसका पावर होता है अल्फा बीटा, है ना। ये हम लोग पढ़े अभी, है ना। तो रेट लॉ क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड कंसंट्रेशन टर्म है सम पावर विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant in rate law is called order of reaction. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो ये जो रेट लॉ इक्वेशन हम जो लिख रहे हैं उसमें जो उसका पावर जो होता है उसका सम को बोला जाता है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हो गया क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर जीरो आए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू अगर 1 आता है तो ये होता है क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 2 आता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा अगर 3 आता है तो इसको बोला जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है जो पावर पर डिपेंड करता है ना। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। जैसे हम लोग पहले ही पढ़े अभी कि अल्फा और बीटा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक ना। अब कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे ना। तभी हम लोग कुछ जो है नॉर्मल टर्म जो है उससे रिलेटेड कुछ टर्म है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। अब ये जो अल्फा और बीटा है ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मगर जनरली 3 से ज़्यादा नहीं होता है ना। 3 से ज़्यादा जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब इस 3 से ज़्यादा अगर है तो बहुत रेयर केस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जनरली होता है कि 0 से लेके 3 तक जो है कोई भी ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो ऑर्डर जो हो गया 1 2 3 जो ऑर्डर आ रहा है, इसके अलावा भी इसका ऑर्डर जो है फ्रैक्शनल भी आ सकता है ना, 1/2 3/5 इस तरह का भी ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है तुम्हारा 0 हो सकता है, कोई होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, या कोई निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है ना, या इसका कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर भी आ सकता है ना, 3/2 1/5 इस तरह का जो है इसका क्या होता है? ऑर्डर निकलता है, ठीक है। तो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम लोग क्या क्या जाने? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो किसी भी रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसके सम को बोलते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ये डिटरमाइन किया जाता है कि एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। फिर क्या हम लोग देखें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि ये फ्रैक्शनल भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है ना। फिर ये भी हम लोग जानेंगे कि जो एक और टर्म है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन प्रेशर चेंज करने पे चेंज हो सकता है ना। कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या क्या यूनिट होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी यूनिट का मेजर करते हैं? तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए से किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है? ए टू द पावर, इसका कुछ पावर होगा, मान लीजिए एन, मान लीजिए, है ना। एन इसका क्या है? पावर। ये एन क्या होता है? तो एन को बोलते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमको क्या करना है? तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम इधर लाए, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर हो गया n, है ना। ये तुम्हारा क्या इक्वेशन निकल गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है? इसका यूनिट होता है क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मोल पर लीटर पर सेकेंड, आवर में होगा तो मोल पर लीटर पर आवर, है ना। सर मिनट में होगा तो मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक। तो ऐसे इसका क्या होता है? ऑर्डर ऑफ
तो इसका क्या होता है रेट यूनिट हो गया। और ये क्या है कंसंट्रेशन है ना, ये क्या है कंसंट्रेशन, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या कंसंट्रेशन। और कौन सा कंसंट्रेशन, हमेशा ही मोलर कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं ना, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी के टर्म में हम इसको लेंगे, ठीक है। अब इसका पावर क्या है, तो n है इसका पावर है ना। अब n क्या होता है, तो n जो है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अब हम मान लीजिए कि ले रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट होगा, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट होता है, अब हम लोग देखेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू जीरो होता है ना, k इक्वल टू होता है क्या मोल पर लीटर पर सेकेंड है ना। और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। हाँ, अब इसका जो n है ये क्या पावर है, जीरो हो जाएगा पावर, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या हो गया जीरो, है ना। अब किसी भी चीज का अगर पावर हम जीरो लिखते हैं तो क्या वैल्यू क्या होता है वन होता है। तो पावर जीरो है तो इसका वैल्यू वन हो गया। इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट निकला किसका, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के n का वैल्यू हो जाएगा वन, है ना। अब n का वैल्यू वन होगा तो रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट हो जाएगा, तो k, ये तो मोल पर लीटर पर, ये तो फिक्स है पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, और इसका पावर क्या हो जाएगा वन, ठीक है। और मोल से मोल कट गया, पर लीटर से पर लीटर कट गया, तो ये क्या हो गया इसका यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। जहाँ कहीं भी पर सेकेंड देखेंगे, या अगर मिनट में लिखा हुआ तो पर मिनट हो सकता है, आवर में लिखा हुआ तो पर आवर हो सकता है, ईयर में लिखा हुआ तो पर ईयर हो सकता है। इस तरह जब भी लिखा रहता है तो समझो क्या है किसका ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया है ना। रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाता है क्या ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा के, है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, है ना। कंसंट्रेशन यूनिट होता है मोल पर लीटर, है ना। और यहाँ पावर क्या हो गया टू, पावर टू हो गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टू हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस टू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोल से एक मोल कट गया, एक मोल बचा, है ना। तो मोल जब ऊपर जाएगा, ये मोल ऊपर गया तो मोल इन्वर्स हो गया, ये लीटर ऊपर जाएगा तो ये माइनस होता क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पर सेकेंड, ठीक। तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इसका ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का जो है यूनिट। अब क्या हम लोग लेते हैं थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर में क्या होगा पावर, थर्ड ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर हो जाएगा थ्री ना। तो इसको हम निकालेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो मोल टू द पावर थ्री, लीटर टू द पावर माइनस थ्री, ये हो गया, है ना। अब अगर हम इसको कट करते हैं तो मोल, एक मोल कटा तो दो बच गया, है ना। अब ये हो गया मोल ऊपर जाएगा टू द पावर माइनस टू, है ना। ये लीटर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, पर सेकेंड। ये हो गया लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर माइनस टू, है ना, और इसका पावर माइनस वन। तो ये किसका यूनिट हो गया लीटर, लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू मोल टू द पावर माइनस टू, है ना, और क्या है पर सेकेंड, ठीक। ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर का यूनिट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाला, है ना। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट होता है, ये सब यूनिट याद रखना, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन फिर निकाला क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर निकाले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और फिर क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
इसका यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रखना है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट होता है ना। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो किसके यूनिट के बराबर होता है? तो इसका जो यूनिट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के इक्वल होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। ठीक, और इसका यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर ना, पर ईयर। मतलब कि हमेशा कोई भी टाइम है उसका इनवर्स लिखना है, ठीक ना। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट होता है? तभी निकाले लीटर पर मोल पर सेकेंड, है ना। अब इसमें हम आगे बढ़ाते हैं, लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मोल टू द पावर हो गया -2, है ना, और ये हो गया क्या? -1, ठीक है। और आगे लिखेंगे तो हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, है ना। ये पावर यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा क्या? -1, ठीक। ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। अब देखो कभी कभी होता है कि क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना, ऐसे दिया रहेगा कि जैसे मान लें कि हम लोग लिख रहे हैं कि ए है ना, और बी है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ए भी कुछ भी रिएक्टेंट लिया जा सकता है। अब इसमें दिया रेट लो, तुमको दिया रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 1 है, और बी टू द पावर 1/2 है ना। ऐसे दिया हुआ। अब पूछेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये जो पावर है ना, ये फर्स्ट हो गया, ये 1/2 हो गया, है ना। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2। अब इसको हम प्लस करेंगे, क्या होगा? 3/2 आता है। तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया ना। तो कभी भी अगर हम पूछ दें कि कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, उसका रेट लॉ दिखा हुआ है, और पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो क्या करेंगे? उसका जो पावर होता है उसको सम कर देंगे, तो उसका क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। मान लें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3/2 और यहाँ पे 1/2, क्या करेंगे? 3/2 और ये प्लस करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा? 2, है ना। इस तरह से ऑर्डर निकालते। अब अगर हम लोग लेंगे क्या, यहाँ पे 1 लिए, है ना, तो इसका कितना आया? 3/2। अब अगर हमको इसका पूछ दे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3/2 जो है ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है, इसका यूनिट क्या होगा, है ना। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट के लिए हम लोग वही करते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन के ए टू द पावर 1 है, और बी टू द पावर क्या है? 3/2 है, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बाई कंसंट्रेशन है ना, ये 1/2, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, दोनों के लिए हम कंसंट्रेशन लिख दिए, है ना। अब इसका पावर क्या? 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/2, 3/2। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे क्या? 3/2। तो जो भी है यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ कंसंट्रेशन लिखेंगे, और जो पावर होगा ना उसको प्लस करके लिख देना है, ठीक है। अब इसको हम वही करना है ना, इसका हम यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है? तो मोल पर लीटर, है ना, ये यूनिट होता है क्या कंसंट्रेशन का? मोल पर लीटर। और इसका पावर क्या हो गया? 3/2, ठीक है। ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये जो है इसका पावर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये जो पावर इसके साथ जाएगा तो क्या होगा? 3/2 ना, ये पावर इसके साथ जाएगा, लीटर का पावर है -3/2, ठीक है। अब ये मोल ऊपर जाएगा, इसका पावर तो 1 है, ये ऊपर गया तो क्या होगा? 3/-3/2। लीटर का पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो +3/2, और क्या पर सेकेंड इनवर्स हो गया, है ना। अब इसको हम क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो ये बड़ा है, -1/2 आ जाएगा, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा?
तो +1/2 आ जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं, लीटर टू द पावर 1/2 है ना, मोल टू द पावर -1/2 पर सेकेंड। ये किसका ऑर्डर हो गया, तो 3/2 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इस तरह से किसी का भी ऑर्डर लिखना है तो करना क्या है, बस इस तरह से लिखना है ना कि रेट आ जाएगा ऊपर बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लिख के जितना ऑर्डर है 3 है 4 है 3/2 है, यहाँ पावर में लिखेंगे और इसका ऑर्डर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन देख रहे हैं, दे रहे हैं तो इसको बताना है कि इसका क्या ऑर्डर होगा। ठीक है ना, जैसे मान लें कि ए रिएक्शन A + B एक प्रोडक्ट बना रहा है ना, एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, उसका में A + B एक प्रोडक्ट बना रहा है ना, विच हैज द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकेंड, ऐसे दिया हुआ है ना। एक रिएक्शन है ना, जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना रहा है और उसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है कौन सा ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने के लिए क्या देखेंगे, देखो यहाँ हमको यूनिट देख के पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। तो किसका यूनिट होता है, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड जो होता है ये सेकेंड ऑर्डर का ये यूनिट होता है ना। इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये किसका यूनिट है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है, इसीलिए जो है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा है ना, मान ली यही रिएक्शन दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है कि 4 × 10⁻⁴ जो है 2 दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड। पूछेगा ऑर्डर क्या होगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट को देख के भी जो है उसका ऑर्डर डिटरमाइन किया जाता है, इसका क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्युलरिटी। है ना, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है ना, तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन may be defined as the number of reacting species which collides simultaneously। है ना, मतलब कि मॉलिक्युलरिटी मतलब क्या होता है कि कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या कितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है आपस में कोलाइड्स कर रहा है ना, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है ना, रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो इसी को बोलते हैं क्या, मॉलिक्युलरिटी। है ना, मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है क्या, मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलाइडिंग number of molecules which collides simultaneously। कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक साथ जो है कोलाइड्स कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड इट्स क्या, मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी मतलब कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है क्या कर रहा है, कोलाइड्स कर रहा है, जो एक साथ कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्युलरिटी बोला जाता है ना। अब जैसे मान लें कि कोई रिएक्शन है NH4 + NH4NO2 है ना, ये रिएक्ट करके बना क्या, ये रिएक्ट करके बना N2 + 2H2 है ना। तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, जब इसमें एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मॉलिक्युलरिटी हो जाता है क्या,
1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लें कि हम ले 2HI, ये बनता है क्या H2 प्लस I2, इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिए 2NO प्लस O2, तो ये बन रहा है क्या, ये फॉर्मेशन क्या है 2NO2, मान लिया ये बन रहा है, इसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 2 NO पार्टिसिपेट किया और एक क्या O2 पार्टिसिपेट किया, इसका मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो मॉलिक्युलरिटी मतलब कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहा है, कोलाइड्स करके प्रोडक्ट बना रहा है एक साथ, है ना, एक साथ कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्या मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्युलरिटी होता है, ये भी मॉलिक्युलरिटी जो है हमेशा ही जीरो नहीं हो सकता, किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। जीरो मतलब, जीरो कहने का मतलब कि कोई कोलिजन ही नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स करता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है बिना कोलिजन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता है ना। कोलिजन तो माने कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो है कोलिजन होना ही है ना, और उसका मॉलिक्युलरिटी जो है जीरो नहीं हो सकता है ना, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं होता है। प्लस क्या है कि इसका जो मॉलिक्युलरिटी जो है 1 2 3 है ना, ये होता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी होल नंबर आ सकता है, मगर 3 से ज़्यादा जनरली नहीं होता है ना, 3 से ज़्यादा जो है कोलिजन इफेक्ट, 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी किसी का जनरली नहीं होता है ना। 3 से ज़्यादा मतलब कि 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा है ना, मगर 3 से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने का बात होता है तो जनरली वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है ना। जैसे मान लें कि हम दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, तो 2 रिएक्टेंट आपस में कोलिजन ज़्यादा चांसेस है कि मॉलिक्यूल जो है आपस में 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे, है ना। जैसे मान लें कंटेनर है ना, इस कंटेनर में A है, B है और C है ना, और क्या है D है ना, तो जब आपस में मिलेगा तो क्या है चांसेस, क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा चांसेस है कि आपस में कोलाइड करें, है ना। तो जब भी कोलिजन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स के कोलिजन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, मगर अगर 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करा तो ये इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा और कम है ना, जब 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किया है ना। 4 मॉलिक्यूल एकदम ही पॉसिबिलिटी नहीं होता, 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है ना। तो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्युलरिटी जो होता है, किसी भी रिएक्शन का जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो जनरली क्या होता है 3 से ज़्यादा नहीं होता, 3 से ज़्यादा जो है कोलिजन जो इफेक्टिव होता है, 3 से ज़्यादा कोलिजन जो होता है उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये जो मॉलिक्युलरिटी हम लोग निकालते हैं है ना, तो मॉलिक्युलरिटी जो है ये अगर हम कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए निकालते हैं ना, जैसे मान लें कि हम कोई रिएक्शन लिखें है ना, जैसे मान लें कि लिख रहे हैं या रिएक्शन लिखें मल्टी स्टेप रिएक्शन 2NO2 प्लस F2 ना, ये प्रोडक्ट बनाया क्या, ये फॉर्मेशन किया 2NO2F, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये 2 स्टेप में होता है ना। पहले क्या होगा कि जो NO है ना, NO जो है पहले F के साथ ये रिएक्ट किया है ना, और NO और F कंबाइन करके बना क्या है NO2F प्लस F फॉर्मेशन किया, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि जो NO2 जो F यहाँ पे NO2 जो है और ये क्या है F है, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना NO2F फॉर्मेशन किया, ठीक है। अभी दोनों को हम लोग क्या किए प्लस किए, T बनता है क्या 2NO2 प्लस F2 है ना, NO2F प्लस 2NO2F, ये फॉर्मेशन कर रहा है। ये कितना स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1, ये हो गया क्या स्टेप है ना। तो ये चीज़ में हम लोग को याद रखना है ना कि जो भी रिएक्शन जो होता है ना, तो अगर कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो, मल्टी स्टेप मतलब एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है, तो उस कंडीशन में जो उसका मॉलिक्युलरिटी होता है ना, उस कंडीशन में उसका जो मॉलिक्युलरिटी होता है
ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी जो होता है उसका नील होता है, मतलब इसका कोई मॉलिक्युलरिटी ही नहीं होगा, है ना। अगर कोई भी रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो, है ना, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, तो उस रिएक्शन का हम मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते। जैसे इसका हमको पूछा जाए इसका क्या मॉलिक्युलरिटी होगा, तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, ठीक है ना। तो हमेशा ही जो मॉलिक्युलरिटी बताया जाता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन का हम मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं कितना है ना। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना, जो एक रिएक्शन जो है एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो उसका हम जो है उस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, उसका कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होता। मॉलिक्युलरिटी नहीं होने का मतलब क्या है कि जीरो नहीं होता है, जीरो मॉलिक्युलरिटी नहीं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि उसका कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि उसका जो मॉलिक्युलरिटी जीरो होता है ना। इसका कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, इसको हम नहीं बता सकते, है ना। इसका कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। मगर इसका जो स्टेप्स है ना, स्टेप 1 स्टेप 2, इसका मॉलिक्युलरिटी बताया जा सकता है ना। तो कोई मल्टी स्टेप्स रिएक्शन में स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी बताया जाता है ना, जो जितना भी स्टेप्स में हो रहा है ना उस स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं ना। मगर उसमें जो है उसका ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, उस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग नहीं बता सकते। इसका तो उस रिएक्शन का कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होता। तो इसका मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, जैसे ये इसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा क्या, तो इसमें भी क्या 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मॉलिक्युलरिटी क्या हो गया। तो स्टेप्स का, अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो तो उसका हम स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी बताते हैं, है ना। तो मॉलिक्युलरिटी के टर्म में हम लोग क्या जाने, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, है ना, इज कॉल्ड क्या मॉलिक्युलरिटी, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड क्या मॉलिक्युलरिटी, है ना। और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, तो मॉलिक्युलरिटी अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्युलरिटी जो है अगर मल्टी स्टेप में हो रहा है, और भी कोई भी रिएक्शन जिसका जो है तो मल्टी स्टेप में हो रहा है ना, तो वो हमेशा ही क्या होता है कि उसका जो मॉलिक्युलरिटी होगा, है ना, वो क्या होता है स्टेप्स के मॉलिक्युलरिटी को हम बता सकते हैं ना। उसका अलग अलग जो स्टेप्स होता है उसका हम मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं कि कितना होगा, है ना। मगर उसका जो है उस रिएक्शन का ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो नील होता है ना, उसका हम कोई मॉलिक्युलरिटी हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। और मॉलिक्युलरिटी जो होता है ये जो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं करते, इसको हम थ्योरेटिकली बताते हैं ना। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो एक जो है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जबकि जो मॉलिक्युलरिटी होता है ये क्या थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है क्या, तो ये क्या होता है किसी भी रेट लॉ इक्वेशन का, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ जो होता है उसका पावर को हम लोग बोलते हैं क्या सम, उसके पावर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होता है आपस में कोलाइड कर रहा है एक साथ, है ना, साइमल्टेनियस कोलिजन जो होता है उस कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन को ही बोलते हैं क्या मॉलिक्युलरिटी, है ना। अगर कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है तो उसका मॉलिक्युलरिटी जो होता है जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसके इक्वल होता है ना। मगर अगर कोई रिएक्शन जो है मल्टी स्टेप्स में हो रहा है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में उसका जो मॉलिक्युलरिटी होता है उसका मॉलिक्युलरिटी नील होता है, उसका हम उसका कोई भी मॉलिक्युलरिटी हम बता नहीं सकते, है ना। मगर उस मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो अलग अलग स्टेप्स होगा, है ना, मल्टी स्टेप मतलब कि एक रिएक्शन जो है वो कई स्टेप्स में हो रहा है, तो उस स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल में बताएं, है ना, तो उस स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी निकाला जा सकता है, मगर सिंगल स्टेप उसका जो है टोटल मॉलिक्युलरिटी कितना होगा ये हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या है मॉलिक्युलरिटी जो होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि अगर हम डिफरेंस बताएं तो पहला तो डिफरेंस हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और मॉलिक्युलरिटी जो है क्या होता है कि नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है कोलाइड्स कर रहा है उसको बोलते हैं कि मॉलिक्युलरिटी बोला जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जबकि मॉलिक्युलरिटी जो होता है उसको हम लोग थ्योरेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है,
जीरो भी हो सकता है ना, निगेटिव भी हो सकता है। जबकि मॉलिकुलरिटी ऑलवेज क्या होता है, होल नंबर होता है 1 2 3 है ना, बट नेवर मोर देन 3 और नेवर जीरो है ना, ना जीरो होता है ना 3 से ज़्यादा होता है, प्लस ये फ्रैक्शनल भी नहीं होता है। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, जबकि मॉलिकुलरिटी जो होता है ये टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया है ना, तो इस डिफरेंस को तुम लोग लिखना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जाता है। फिर अब हम लोग देखेंगे क्या एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक होता है क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो तरह का होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, तो देखो एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है ना, तो वैसा रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में हो है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसको लिख सकते हैं दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप में होता है, आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, जो एक स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जैसे मान लें कि हम दिए क्या H2 गैस प्लस Cl2, H2 प्लस चलिए I2, ये बना 2HI है ना। ये रिएक्शन क्या होता है एक स्टेप में होता है ना। तो इसका ये क्या एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन होता है, ये जब भी रिएक्शन करेगा तो एक स्टेप होगा ना, सिंगल स्टेप में होने वाला ये रिएक्शन है, तो ये एक स्टेप में होता है। उसी तरह से है ना, अब क्यों एक स्टेप में हो रहा है कि दो स्टेप में, हम जो है डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि हम लोग ये एक स्टेप में हो रहा है कि दो स्टेप में, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, ये एक स्टेप में होता है ना। तो अगर मान लीजिए पूछा कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है कि सेवरल स्टेप में होगा, रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता है ना कि ये एक स्टेप में होगा कि दो स्टेप में है ना, वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल डाटा के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, अदर टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो उस हिसाब से बताया जाता है ना। तो हम कोई रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये एक स्टेप में होगा कि दो स्टेप है ना। और ये जानना है टर्म है कि एलिमेंट्री, मतलब इतना यही याद रखना है कि जो एक स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में होता है, अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में होता है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिकुलरिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसके मॉलिकुलरिटी के इक्वल होता है। ठीक, अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में होगा तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके मॉलिकुलरिटी के इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है ना। जैसे अगर मान लीजिए इसका पूछे कि इसका ये मान लीजिए दिया ये रिएक्शन है ना, ए से बी चेंज हो रहा है एंड इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सिर्फ हम उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट देख लेंगे कितना है, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट करने का मतलब यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ तो इसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है ना। या 2 लिखा हुआ तो इसको ये 2 काउंट करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे। ठीक है, तो वही उसका क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है तो इसमें भी 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑर्डर क्या होगा तो 2 हो जाएगा। मॉलिकुलरिटी कितना होगा तो 2 होगा, ठीक है ना। अगर हमको उसका अगर पहले से बता दिया गया है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। एलिमेंट्री जब भी रिएक्शन होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके मॉलिकुलरिटी के क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है ना। नेक्स्ट होता है क्या, नेक्स्ट रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है,
जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो मोर देन वन स्टेप में होता है ना। तो दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप, ठीक है ना। दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होता है एक से ज़्यादा स्टेप में होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो इसमें अगर हमको रेट डिटरमाइन करना है ना, तो देखो अगर हम इसको अगर हम मान लें कि कोई रिएक्शन हम लोग बताएं कि रेट लॉ जो होता है, रेट लॉ कि ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, ये हम लोग लिखते हैं ना, इसको लिखा जाता है। तो ये जो अल्फा और बीटा क्या होता है, ये अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है ना। और इसमें जो है जो इसका मॉलिकुलरिटी होगा है ना, कोई भी अगर मान लें कि जो ये अल्फा और बीटा उस कोफिशिएंट के बराबर नहीं है ना, जो उसमें लगा हुआ कोफिशिएंट, जैसे हम मान लें ए है, यहाँ क्या है बी है, इस प्रोडक्ट बना रहा है, इस कोफिशिएंट के बराबर नहीं है ना, ये अल्फा और बीटा क्या हो गया, अगर इस कोफिशिएंट के बराबर हो तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगा, है ना। अगर ये कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा कि जो रिएक्टेंट जितना पार्टिसिपेट कर रहा है सब आ जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में जो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी ए रिएक्टेंट ए है ना, और बी प्रोडक्ट बना रहा है ना, और ये कोफिशिएंट इसके बराबर नहीं है, तो फिक्स है कि समझ जाना कि वो रिएक्शन फिक्स ही है कि वो हमेशा ही एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, ठीक है ना। जब भी ये कोफिशिएंट और ये अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं हो, है ना, जब भी ये कोफिशिएंट जो लगा हुआ है यहाँ 1 2 3 जो भी लगा रहेगा वो इसके इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन हमेशा ऑलवेज याद रखना है ना, कि वो रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में नहीं हो सकता है ना, वो हमेशा एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, है ना। और अगर जब भी कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो उस रिएक्शन का अगर हम पूछ दें कि इसका मॉलिकुलरिटी कितना होगा, तो इस रिएक्शन का कितना मॉलिकुलरिटी होता है, तो इसका हम लोग क्या बताएंगे, इसका कोई मॉलिकुलरिटी नहीं होगा, इसका मॉलिकुलरिटी हम लोग नील बताएंगे, है ना, जीरो नहीं है, मतलब कि इसका कुछ ना, इस रिएक्शन का कुछ मॉलिकुलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा, है ना। मगर ये फिक्स है कि अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये रिएक्शन जो है एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, है ना। अगर ये अल्फा और ए और बी अगर इसके बराबर नहीं है तो हमेशा याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, है ना। और एक से ज़्यादा स्टेप में जब भी हो, एक से ज़्यादा स्टेप में जब भी हो, उसमें जो इसमें से एक ऐसा स्टेप होगा जो स्लो होगा, है ना। और जो स्टेप स्लो होगा उसी पे रेट डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना, जब भी कोई भी कोफिशिएंट कोई भी रिएक्शंस में इसका जो कोफिशिएंट है ना, वो इसके पावर के बराबर नहीं होता है ना, इसका जो कोफिशिएंट इसके पावर के बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्शन होता है ना, वो क्या होगा कि एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, है ना। और एक से ज़्यादा स्टेप में होगा तो उसमें से एक ऐसा स्टेप होगा जो स्लो होगा, और जो स्लो स्टेप्स होता है उसी पे रेट डिपेंड करता है ना। तो ये पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब भी होता है तो फिक्स है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा वो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, और उस स्टेप में से एक ऐसा स्टेप होगा जो स्लो होगा, है ना। और जो स्टेप स्लो होगा उसी पे रेट डिपेंड करता है ना। तो ये पॉइंट्स को हमको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे मान लें कि कोई रिएक्शन है ना, मान ले रहे हम लिए N2 प्लस, जैसा अभी हम लोग जो एग्जाम्पल दिए तो उसी को लेके चलते हैं ना। ये था F2, ये प्रोडक्ट बना है NO2F, ठीक है। इसका अगर हम रेट निकालना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि NO2 ना और F2, ये इसका रेट लॉ होता है, ये इसका रेट लॉ होता है। तो इसका जो रेट लॉ है ये है, इसमें क्या डिफरेंस तुमको दिख रहा है कि इसमें कोफिशिएंट 2 है मगर यहाँ पावर कितना है 1। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो कोफिशिएंट इसके पावर के बराबर नहीं है। तो इससे हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगा। ये प्रूव हो गया ना। इसको जैसे ही देखें कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक से ज़्यादा स्टेप में है ना। अब एक से ज़्यादा स्टेप में होगा तो उसमें से एक स्टेप स्लो होगा, है ना। और जो स्लो स्टेप होगा उसी पे क्या होता है, रेट डिपेंड करता है ना। जो स्लो स्टेप होता है उसी पे रेट डिपेंड करता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, जो स्लो स्टेप होगा उसी पे क्या होता है, रेट डिपेंड करता है। तो अब इसका जो है, अगर एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो अब इसका हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, है ना। तो NO2 है ना, तो वो NO2 होता है कि अगर हम इसका रिएक्शन देखो, तुमको
ये रिएक्शन कैसे लिखा जा रहा है उससे हमको उतना मतलब नहीं है ना, मगर हम सिर्फ समझना है कि कैसे लिख रहे हैं ना। जैसे मान लें कि NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, NO2 का जो है ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन रहता है, और F जो होता है ये है ना। अगर हम इसको बॉन्ड को यहाँ से तोड़े, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा है ना। तो F2 जब भी लेते हैं ये क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना के ये NO2 F बनता है, और F जो अलग हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, फिर NO2 है ना, एक और हम इसमें प्रेजेंट है, तो एक NO2 है, और ये F क्या है, एक बचा, इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन है ना। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर फ्री स्टेट में है तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गया है ना, तो ये बना क्या NO2F, ठीक। और ये जो है तुम्हारा रिएक्शन होता है ना, हम लोग जोड़े तो NO2 प्लस F2, ये क्या होता है NO2F2 है ना। इसमें से ये जो स्टेप होगा ये स्लो होता है, ये क्या होता है फास्ट होता है ना। तो ये देखो ये कैसे रिएक्शन लिखा जा रहा है ना, उसको तुमको उतना ध्यान नहीं रखना है ना कि कैसे रिएक्शन लिख रहे हैं ना। रिएक्शन के पीछे हम लोग का दिमाग नहीं खपाना, तुमको रिएक्शन दिया रहेगा है ना, जैसे ये रिएक्शन उसका स्टेप दिया रहेगा है ना, और पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा है ना। तो अगर ये रिएक्शन है उसका स्टेप दिया हुआ, उसको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू जो उसका रिएक्शन लिखा हुआ है, और उससे तुमसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस रिएक्शन में जो स्लो स्टेप तुमको दिख रहा है ना, स्लो स्टेप कौन है, ये वाला क्या है तुम्हारा स्लो स्टेप है। जो स्लो स्टेप्स होगा उसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो कौन कौन सा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट, जितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसका हम रेट लॉ इक्वेशन लिखना चाहेंगे, तो सिर्फ स्लो स्टेप को देखना है, फास्ट को नहीं देखना है ना। फास्ट रिएक्शन हम लोग पहले ही बताएं कि फास्ट रिएक्शन से रेट डिटरमाइंड नहीं होता, जो स्लो स्टेप्स होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, रेट डिटरमाइंड करते हैं है ना। तो ये हो गया है ना, ये रिएक्टेंट है NO2 और F2, ठीक, ये हम लोग लिखे है ना। अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसका रेट लॉ हो गया है ना, ये इसका रेट लॉ हो गया है ना। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे 1 + 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1 + 1 कितना हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाला जाता है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आया। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जो सिंगल स्टेप में होता है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो अगर हमको एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी सेम होता है, मगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी जो है सेम नहीं होता है ना। इसको हम क्या डायरेक्ट इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, इसको क्या करना होगा, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फिक्स है कि एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, और एक से ज़्यादा स्टेप में होगा जो स्लो स्टेप्स होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, रेट डिटरमाइंड करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रहेगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा बुक तो नहीं है, अच्छा देख लेते हैं, मान लेकिन कोई हम अपने से इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन लिखते हैं, N2O5 4NO2 + O2, ये रिएक्शन, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में जो है इसका हम तुमको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आज का दिया है स्टेप बाय रिएक्शन दिया हुआ है ना, N2O5 है ना, ये टूटा NO2 + NO3 है ना, और उसके बाद क्या होता है N2O5 + NO3 क्या हो गया, तो ये चेंज हो गया NO2 3NO2 + O2 है ना। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये रिएक्शन है और उसका तुमको मैकेनिज्म दे दिया है ना कि ये इसका मैकेनिज्म, इसमें ये बता दिया कि ये क्या है, स्लो है और ये क्या है, फास्ट है, ठीक। अब तुमसे पूछा है क्या, अब इसको हम अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
NO2, ये प्लस हो गया 2 है ना, ये कट गया 4NO2 प्लस O2 है ना। ये तुम्हारा जो है तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ, इसका स्टेप दिया हुआ है ना, और तुमसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक, तो ये तो फिक्स है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। कैसे पहचानेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है? क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो गया, 2 स्टेप मतलब ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं। अब एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो इसका जो स्लो स्टेप होगा है ना, स्लो स्टेप क्या है, ये है ना, इस पर क्या होगा कि रेट डिपेंड करता है। अगर इसका हमको अगर रेट लॉ लिखना है, बोले रेट लॉ लिखना, तो रेट लॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K N2O5 है ना, N2O5 है ना, और ये जो क्या है इसका कितना है, तो 1 है ना, तो पावर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे रेट लॉ क्या है, ये इसका रेट लॉ हो गया है ना। तो रेट लॉ मतलब इस तरह से लिखा जाता है ना, तो इसको रेट लॉ बोलते हैं। ऑर्डर पूछेगा तो जो पावर हो गया उसका क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हम लिए क्या 2A + 3B है ना, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहा है। मान लीजिए कि ये फॉर्मेशन किया, जेड बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट जेड बनाया। अब इसका रेट दिया हुआ है ना, जितना है इसका जेड दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ, रेट इसका ऑर्डर बताना है, रेट लॉ क्या होगा है ना। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म क्या है, ए है ना, A + B, ये क्या बना, C बना। ठीक है, अब C + A कंबाइन करके बना Z है ना। ये तुम्हारा क्या है, स्लो है, ये क्या है, फास्ट। देखो हम यहाँ पे 2 स्टेप दिखा रहे हैं ना, कि 2 से ज़्यादा स्टेप भी हो सकता है, 2 3 4 जो भी स्टेप हो, उसमें से एक स्टेप ऑलवेज स्लो होगा है ना, और वो जो स्लो स्टेप होगा उसी को हमको सिर्फ देखना है ना, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है ना। ये 2 स्टेप, ये रिएक्शन 2 स्टेप होंगे है ना। अगर तुमसे पूछे कि इसका क्या मॉलिक्युलरिटी होगा तो क्या बताओगे, इसका कोई मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम मॉलिक्युलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं ना। इसका क्या मॉलिक्युलरिटी हो, इसका जो है मॉलिक्युलरिटी नील होगा, इसका कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं है ना। मगर इसका जो स्टेप्स होता है ना, उसका जो स्टेप होगा उसका मॉलिक्युलरिटी है ना। तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, 2, इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, 2 है ना। तो स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, इसका क्या मॉलिक्युलरिटी होगा ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी होता है ना, उसका जो है उस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं होता है। अब यहाँ पे इसको सी से सी कट गया है ना, 2A + B, ये दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा गिवन रहेगा है ना, ये हम जो अब लिख दे रहे हैं, मगर ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा और तुमसे पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा है ना, इसका या ऑर्डर या इसका रेट लॉ बताइए, रेट लॉ इक्वेशन लिखिए। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, स्लो स्टेप में कौन आ रहा है, ये और ये है ना, स्लो स्टेप में आ गया A और B है ना। तो ये A और B, A × B है ना। अगर यहाँ पर 2 लिखा रहता है क्या करते हैं, पावर में 2 लिखते हैं ना। इस तरह से इसका ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया क्या कि जो है रेट लॉ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो स्लो स्टेप देखेंगे और वही उसका क्या हो जाता है, रेट लॉ हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए जो है इतना ही है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट का क्या क्या यूनिट होता है ना, रेट कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को हमेशा लिख लेना है ना कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। बुक्स में दिया रहता है ना, सब बुक्स में दिया रहेगा है ना। तो जो भी चीज़ बताए हैं वही उसका क्या हो गया, जो भी हम लोग बताएं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो पावर होता है ना, रेट लॉ इक्वेशन का पावर होता है। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी में जितना डिफरेंस है उसको लिखेंगे ना। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा क्या कि इसको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट कैसे निकाला जाता है ना। ये क्वेश्चन ही हो गया, ऑल यूनिट कैसे यूनिट निकालते हैं। फिर हम लोगों ने देखा क्या कि जो है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है ना। किसी भी रिएक्शन का जो एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है क्या होता है, तो उसका एलिमेंट्री, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका मॉलिक्युलरिटी और क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, तो जो स्लो स्टेप होगा उससे ही हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं ना। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसका स्टेप्स का मॉलिक्युलरिटी होता है, उससे ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ इसके बाद का जो टर्म देखेंगे है ना। तो थैंक यू।